नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। 10 राज्यों में विधानसभा सीटों के उपचुनाव और वायनाड लोकसभा सीट और झारखंड की 43 सीटों पर आज वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा हिंसक खबरें बंगाल से आईं, जहां टीएमसी नेता की मौत भी हो गई। राजस्थान में एक प्रत्याशी ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के जगतपुर में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके और गोलीबारी की। इसमें उनकी मौत हो गई। वे टीएमसी से पूर्व वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। उधर राजस्थान की बात करें, देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। वे समरावता मतदान केंद्र पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार की बात करें, तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में मारपीट में 6 लोग घायल हुए। एक युवक का सिर फट गया। पुलिस ने बाद में यहां फ्लैग मार्च किया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट की बात करें, वहां वोटिंग पूरी हो गई है। यहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला बीजेपी के नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मोकरी से है। प्रियंका वायनाड में एक बूथ पर पहुंची और लोगों से आज मिली भी। बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो पहले चरण की 43 सीटों में आज वोट डाले गए। पहले चरण की इन सीटों पर करीब 65% वोटिंग हुई है, जबकि 10 सीट ऐसी है जहां 70 से अधिक फीसदी वोटिंग हुई। बड़ा सवाल यह है, बम्पर वोटिंग से क्या संकेत मिलता है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें, सरायकेला खरसावां जिले में सबसे ज्यादा 77% वोट पड़ा और बहरगोड़ा है जहां 76% मतदान हुआ है। तीसरे नंबर पर लोहरदग्गा है जहां भी 73% वोटिंग हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा सीट पर 72%, राजधानी रांची के बांडर सीट पर 72% वोटिंग हुई है। सरायकेला विधानसभा सीट पर 71%, गमला जिले की सिसई विधानसभा सीट पर 71% मतदान हुआ। लोहरदग्गा जिले के बिशुनपुर सीट पर 70% वोटिंग हुई है। पूर्वी सिंहभूम की घाटशिला विधानसभा सीट पर 70% मतदान हुआ। लातेहार में भी करीब 70% वोटिंग हुई है। ये वही इलाके हैं जहां आदिवासी अस्मिता और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने जमकर उछाला था। क्या राज्य की जनता बदलाव की ओर इशारा कर रही है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। कोल्हान में 14 के 14 सीट अब भाजपा ही जीतेगा। 14 के 14 भाजपा गठबंधन जो है ना, उसी का जीत है, विजय है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सर, आज चुनाव का दिन है, आप भी वोट डालिए। एक मिनट आप चुनाव का दिन है, वोट डालने जा रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं, आज क्या अपील करना चाहिए? देखिए, आज हम अब चुनाव सब अपना अधिकार है, वोट देंगे। इसमें क्या चिंता करने की बात है? उसमें कोई चिंता नहीं, जाना है वोट देना है। सोरेन आते हैं, वो इलाका तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। पिछली बार कोल्हान की 14 सीटों में से 11 है। चंपई सोरेन, जिनको वहां कोल्हान टाइगर कहा जाता है, उन्होंने जेल के खाते में डाल दी थी और इस बार चंपई बीजेपी में है। क्या बदलाव की लहर चल रही झारखंड में? ये बड़ा सवाल रहेगा। आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में जो वोटिंग हुई उपचुनाव के लिए, उसमें से 28 सीटें जो हैं विधायकों के सांसद बनने से खाली हो गई थी और 2 के निधन होने से और 1 के दल बदल होने से उपचुनाव कराने पड़े। इनमें 4 सीटें जो है एससी के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित थी। अगर रिजल्ट की बात करें तो 31 में 18 सीटें जो है विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास थी और कांग्रेस के पास उसमें से भी 9 सीटें थीं। और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की बात करें तो उसके पास 11 सीटें थी। इनमें 7 विधायक बीजेपी के थे,
2 विधायक दूसरे दलों के थे। तो ये जो सांसद बन तो 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटें और वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है। बंगाल में हिंसा हुई है। इनमें बात करते हैं मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, राजस्थान की 7 सीटों पर, गुजरात की 1, कर्नाटक के 3, बिहार के 4, सिक्किम की 2 सीटें हैं, असम की 5, मेघालय की 1, छत्तीसगढ़ की 1 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर हिंसा की खबरें आई, जैसे आम तौर पर होता है जब भी चुनाव होता है तो वहाँ जो है हिंसा की खबर जरूर आती है। बंगाल का जो इलाका है वहाँ जो 6 सीटें हैं सिताई कूच बिहार की, वो टीएमसी कब्जे में थी। इसी तरह मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल की टीएमसी के पास, नेहाटी उत्तर 24 परगना की टीएमसी के पास, हारोआ उत्तर 24 परगना टीएमसी के पास, तल डांगरा बांकुरा की टीएमसी के पास, अलीपुर द्वारा की मदारीहाट बीजेपी के पास थी। तो ये जो विधायक थे यहाँ पर सांसद बन गए और उसकी वजह से चुनाव कराना पड़ा। सबसे बड़ा चुनाव झारखंड का हुआ है जहाँ की 43 सीटों पर वोटिंग हुई है। उसमें भी कोल्हान रीजन वही इलाका है जहाँ नरेंद्र मोदी जी गए थे और झारखंड में आदिवासी अस्मिता का सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था आदिवासी जो बांग्लादेश आदिवासी बेटियां हैं उनको बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए जो हैं बरगला रहे हैं। आदिवासी अस्मिता संकट में बड़ा मुद्दा बन गया था झारखंड में। पहले दौर की वोटिंग में क्या असर पड़ा है ये आज संकेत मिला। इसका बहुत कुछ नतीजे जब आएंगे तब से पता लगेगा, लेकिन क्या कुछ हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उपचुनाव, जो 10 राज्यों की 31 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। वायनाड लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है लोकसभा सीट पर, और झारखंड की 43 सीटों पर जो वोटिंग हुई है पहले दौर की, उसमें क्या कुछ निकल के आया है। बंगाल में हिंसा क्यों हुई, कोल्हान टाइगर ने क्या जो है बदलाव की कौन सी बयार चलती दिखाई दी, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो खास मेहमान हमारे पास हैं उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अविरल मलिक साहब हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है अविरल जी। गुफरान अंसारी साहब है प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। नीलम मिश्रा जी हैं प्रवक्ता जेएमएम की, बहुत बहुत स्वागत है। और इंदुकान दीक्षित साहब है वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले गुफरान अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। गुफरान अंसारी जी, आज जो है जो 10 राज्यों की जो है 31 सीटों पर उपचुनाव हुए, वायनाड में लोकसभा का उपचुनाव हुआ और झारखंड की 43 सीटों पर उपचुनाव हुए। हिंसा की खबरें केवल बंगाल से आई और हर बार बंगाल में जहां पर टीएमसी की जो है विधायक ने सीट खाली की थी, उत्तर 24 परगना की 2 सीटों पर बहुत तगड़ी हिंसा हुई है। हर बार वहीं से हिंसा खबरें क्यों आती हैं? हालांकि उनके टीएमसी के कोई साथी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप उनके पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं, तो कुछ बता सकें तो। नहीं नवीन जी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा मजबूत कीजिए। हिंसा मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर भी हुई है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर इलेक्शन थे और एक जगह तो एक चुनाव के एक दिन पहले गोलियां चलती है और आज वीडियो जारी होते हैं। सैकड़ों की संख्या में वोटरों को मतदान केंद्र पर जाने से रोका जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश छोटी हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें मर्डर हो गया, हत्या हो गई, उसकी बात कर रहा हूं बंगाल में।
अच्छा, आप छोटी छोटी सी, जब तक हत्या नहीं हो जाएगी तब तक आप उसको हिंसा नहीं मानेंगे। तो ये तो आपका मापदंड ही गलत है, क्योंकि हत्या होना, हत्या का प्रयास होना और लोकतंत्र की हत्या होना, ये सारी चीजें एक समान है। मैं नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है वो ठीक है, मैं इसके भी विरोध में हूं कि पश्चिम बंगाल में या अन्य राज्यों में जो हिंसा होती है, लेकिन जिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हिंसा होती है, जहां जनता को वोट डालने से रोका जाता है, जहां पर मतदाताओं को पीटा जाता है, जहां पर नेताओं की गाड़ियों पर पत्थर चलते हैं, तो वहां की हिंसा को आप क्या बोलेंगे? गोलियां चलती है। कल मध्य प्रदेश में गोली चली है नीतू सिकरवार जी और कई कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो ये भी आप देखना पड़ेगा आपको। केवल दो तरह से भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उस पर भी आपको सवाल उठाने पड़ेंगे। वोटरों को चुनाव और बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा, बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। बंगाल का बता दीजिए, बंगाल में क्या हो रहा है? नहीं, हम अगर बंगाल में हिंसा हो रही है तो बंगाल की हिंसा का भी विरोध करते हैं, और आपको उन सारी जगहों पर विरोध करना पड़ेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की भी हत्या कर रही है और दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मार रही है, जेल में बंद कर रही है और जनता को वोट देने से रोक रही है। ठीक है, तो हम तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बीडी शर्मा जी जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए घुस गए दूसरे क्षेत्रों में, आज देखा गया वीडियो में। और शर्मनाक बात यह है कि नेशनल टीवी पर बयान दे रहे थे, दूसरों पर आरोप लगा रहे थे। ठीक है, अविरल मलिक साहब आवाज आ रही है आपको? अविरल मलिक जी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अविरल जी बोलिए, जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से नेशनल टेलीविजन पर ये जो प्रवक्ता हैं ये बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन है, लेकिन जिस प्रकार के आरोप ये लगा रहे हैं, सीनियर एंकर पर लगा रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं नेटवर्क मजबूत करिए, कभी ये आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एंकर को क्या सवाल पूछने चाहिए। अरे भैया, आप अपना जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए बात। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कम से कम आरोप मत लगाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की पार्टी है। हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं, समाज के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता, सब लोग जानते हैं। इसीलिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे भी, कीचड़ उछालने का प्रयास करेंगे भी, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने खूब कीचड़ उछालने का प्रयास किया, खूब आरोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर मोदी सरकार आई और तीसरी बार मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। रही बात जिस प्रकार से मुद्दों की राजनीति की, ये मुद्दों की राजनीति पर बात नहीं करेंगे। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, पश्चिम बंगाल की सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है। पश्चिम बंगाल में ना डेवलपमेंट हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर ना सही से बिजली आती है, ना पेयजल पहुंचता है। और रही बात लोगों की नागरिक सुरक्षा की, लोगों की सुरक्षा की, वो भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी ही होम मिनिस्टर हैं, वही होम मिनिस्ट्री देखती है। तो ममता बनर्जी आखिर क्या करती हैं, उनके राज्य में किस प्रकार का माहौल है, इस पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वो ट्वीट खेलने वाली मुख्यमंत्री के रूप में जो काम कर रही हैं, केवल ट्विटर वार जो करती हैं, ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा देती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता जान चुकी है, लोग जाग चुके हैं कि किस प्रकार से, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडी गठबंधन के किसी भी राजनीतिक दल को उठाकर देख लिया जाए, ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, गरीबी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, महंगाई को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अपने भ्रष्टाचार पर, अपने घोटालों पर, अपनी नाकामियों पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, नीलम मिश्रा जी आपको आवाज आ रही क्या? जी जी बिल्कुल। नीलम मिश्रा जी, झारखंड की 43 सीटों पर भी आज वोट डाले गए हैं और सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई है वो उन आदिवासी इलाकों में हुई है। कोल्हान का इलाका, कोल्हान मंडल की जो 14 सीटें हैं लगातार चर्चा में हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठाया था उन्होंने। वहां से कोल्हान टाइगर जिनको आप कहते हैं, चंपाई सोरेन साहब पूर्व मुख्यमंत्री, उनका इलाका है जिन्होंने पिछली बार आपकी सरकार बनवाई थी, तक 14 में से 11 सीटें वहां से दिलवाई थी। इस बार वहां कुछ मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। कैसे बनेगी सरकार हेमंत जी की? देखिए, मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया, वो तो भाजपा को पता चल गया होगा, क्योंकि मिजाज तो बदला हुआ है बिल्कुल। यहाँ के जो झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं, क्षेत्रीय या इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों ने मन बना लिया है और कोल्हान समेत
आज जितने भी 43 सीट पे जो आज चुनाव हुए, पूरे ही जो चुनाव का जो रूपरेखा जो सामने आया, उसमें यही समझ में आया कि पूरी की मतलब जनता पूरी घर से निकल के वोट की है। 65 या 64-65% वोटिंग हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जनता मतलब उत्साहित है वोटिंग के लिए। तो और कोल्हान टाइगर देखिए, कोल्हान टाइगर को कोल्हान मतलब टाइगर हमारे संगठन के कार्यकर्ता टाइगर बनाए थे, वो खुद टाइगर पैदा नहीं हुए थे और ना ही टाइगर कोई खुद बन जाता है। किसी भी दल को टाइगर वहाँ के संगठन ही बनाते हैं, कार्यकर्ता ही बनाते हैं। और जहाँ तक चंपई सोरेन जी की बात है, उनका तो स्थिति ऐसी है कि उनका वो सीट बचना मुश्किल हो जाएगा, उनको अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए, जिस तरह से चंपई सोरेन जी पार्टी छोड़ करके गए हैं, बहुत जल्द देखिएगा जिस तरह से कुणाल सारंगी आए, जेपी आए और भी कई लुइस मरांडी समेत देखिए दर्जनों लोग भारतीय जनता पार्टी से भाग के हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। खोखली है जैसे, बिल्कुल जैसे बोलते रोम का बताता ना कि गोबर के ढेर पे महल, भाजपा बस वैसे ही है, गोबर के ढेर पे महल दिखाता है, अंदर बिल्कुल खोखला है, जिसके कारण ही जहाँ भी चुनाव होता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन्हें करनी पड़ती है। बिना हिंदू मुस्लिम धर्म को लाए ये कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, जनता के बीच नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। जो जनता के लिए काम करता है वो काम लेकर के जनता के बीच जाता है। आज हेमंत सोरेन जी अपने काम के बदौलत वोट मांग रहे हैं, वो किसी को पोलराइज नहीं कर रहे, किसी को दिग्भ्रमित नहीं कर रहे, वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। तो ये चीज क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे? इनको चुनाव के टाइम पे घुसपैठिया दिखता है, नीलम जी आता हूं दोबारा आपके पास, एक बयान सबका हो जाए। मुस्लिम दिखता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। झारखंड में उनकी जमीन खिसकी हुई है, जिसके कारण इस तरह की हरकतों पे वो लोग उतरे थे और पूरी दिल्ली की ताकत झारखंड में लगानी पड़ी थी। एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए 7 मुख्यमंत्रियों को यहाँ आना पड़ा था, आसाम को छोड़ना पड़ा, गुजरात छोड़ना पड़ा, दिल्ली छोड़ना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी का क्या ताकत है, उनका क्या कद है। ठीक है, एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए नीलम जी ताकत लगाना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में भाजपा की क्या स्थिति। बिल्कुल इंदुकांत दीक्षित साहब, बहुत झारखंड की लड़ाई इस बार जो है बहुत, वैसे तो हर बार होती है, 2005 और 2009 में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 2014 में एनडीए जीती थी, बीजेपी ने सरकार बनाई थी और पूरे 5 साल चलाई। उसके बाद 2019 में हेमंत जी ने बीच में जो है कुछ दिनों के गैप के बाद लगभग जेएमएम की पूरी सरकार चली है, जिसमें चंपई सोरेन भी कुछ समय के लिए सीएम रहे हैं। जनता ने पहली बार 5-5 साल की दोनों सरकारों को देख लिया है। अब ये चुनाव था जब उसको ये बताना है कि उसको किसका काम अच्छा लगा। चंपई सोरेन बहुत बड़ा फैक्टर है, कोल्हान टाइगर है, 14 सीटें आती हैं, आज वहां सारी जगह वोटिंग हो गई और बहुत बंपर वोटिंग भी है। 70%, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ये जो जिले आते हैं पूरे जो है, खरसावां का इलाका जो और सरायकेला, लगातार बंपर वोटिंग हुई। क्या लगता है आपको, यहीं पे मोदी जी ने आदिवासी लड़कियों को, बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं और उनको बरगला के ले जाते हैं, तमाम मुद्दे उठाए थे और जो बहुत गर्म रहे, क्या लगता है आपको? जी नमस्कार नवीन जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए नीलम जी अभी बात कह रही थी कि इतने उत्साह से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर आकर के वोट किए हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से हेमंत जी के पक्ष में हवा है। देखिए ये बातें कहना और हकीकत जमीन पे क्या है, इन दोनों में कई बार बहुत फर्क होता है। और आप नवीन जी जानते हैं, मेरे ख्याल से नीलम जी भी जानते हैं, उनको मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रवक्ता लग रही है। देखिए बड़ी बात क्या है कि आमतौर पे जब लोग बढ़ चढ़ के संख्या में वोट देते हैं तो वो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट माना जाता है, लेकिन ये नियम नहीं है। कई बार इसके विपरीत भी होता है, नीलम जी ठीक है, लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है बढ़ चढ़ के अगर वोट दिया जाए तो वो सत्ता बदलने के लिए होता है। दूसरा, नीलम जी की बातों को अगर सही मान लें तो उन्होंने सारे बहुत अच्छे काम किए हैं और भाजपा की जो बत्ती गुल है, तो यही हेमंत सोरेन जो स्वयं जेल में थे और उनके हिसाब से, नीलम जी के हिसाब से भाजपा की केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ बहुत गलत व्यवहार किया था और गलत मामले में उनको जेल में रखा था। फिर उसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में आखिर इनकी पार्टी को, इनके अलायंस को सिर्फ 5 सीटें क्यों मिली? 9 सीटें कैसे चली गई भाजपा और उनके गठबंधन सहयोगियों के पास? तो ये सारी चीजें देखिए
जनता बताएगी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने गुफरान जी से बात, आप हिंसा का मामला उठाते हैं और ठीक तरह से भाजपा के प्रवक्ता कि आजकल मैं देखता हूँ कि कांग्रेस में खासतौर से ये ट्रेंड है कि अगर उनसे तीखे सवाल पूछे जाए तो वो आपको एंकरिंग का सबक सिखाएंगे, सवाल कैसे पूछे जाए ये बताएंगे, सवाल किससे पूछे जाए ये बताएंगे, न कि उन्होंने देखिए मध्य प्रदेश के हिंसा के जिसमें आपने बताया कि गोलियां चली, इतने लोग इंजर्ड हुए ये नहीं है, उन्होंने कहा गोलियां चलना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ जब वेस्ट बंगाल की बात आई तो पहले तो उन्होंने हल्के मुंह से रिएक्शन किया, उसके बाद कहते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल अगर हिंसा हुई है, कोई मरा है तो हम उसके भी खिलाफ है। अगर जहां पे मौत हो गई वहां अगर, और जहां पे सिर्फ गोलियां चली वहां का स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते हैं। ये बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आमतौर पर अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे चीजों का उदाहरण लेती है। और जहां तक झारखंड की बात से नरेंद्र जी मैं बता दूं, झारखंड में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार में 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के घर से मिलता है और उसका आज तक प्रॉपर जवाब नहीं आया है, जिस तरह से उनके मंत्री जो यहाँ पे कैबिनेट में काम करते थे आलमगीर आलम जी, उनके पीए के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए नकदी मिलती है, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। और जनता में मैंने पूछा लोगों से तो लोगों ने ये माना है कि मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जो करके आते हैं और वो मामला चल रहा है, उनको बेल मिली है। हालांकि वो ये कहते हैं कि इस जंग के कमेंट्स किए हाईकोर्ट ने कि हमको एक तरह से बरी कर दिया गया। तो देखिए, जनता ने ये मान लिया है कि भ्रष्टाचार वाली सरकार है। आपने उदाहरण दिया के मन से 5 साल का शासन दिया था रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा को और 5 साल का शासन दिया हेमंत सोरेन को। अब इन दोनों के व्यू में जनता तय करेगी कि इस बार वो किसको शासन में लाना। बिल्कुल, बोले गुफरान जी। जी, मैं विश्लेषक महोदय की बहुत सारी बातें थोड़ा संक्षेप में, जब समय कम है संक्षेप में बोलिए। हाँ, बस संक्षेप में मैं अपनी बात झारखंड के लिए कहूं, क्योंकि लगभग आधी सीटों से ज्यादा पर झारखंड में चुनाव हो गया और लोकतंत्र के महापर्व को आज झारखंड की जनता ने मनाया है। सभी को बधाई। और झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि झारखंड की जो लड़ाई है वो झारखंड के लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई है, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता को अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर जेल में डाला गया उसके बदले की लड़ाई है। झारखंड में आज जिस तरह की वोटिंग हुई है वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह पिछले चरणों में, पिछले चुनावों में वोट मिले हैं उतने भी वोट नहीं मिलने वाले, क्योंकि आदिवासियों ने और झारखंड के हर वंचित वर्गों ने, हर जाति समाज ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भरपूर मतदान किया है, ऐसा हमें विश्वास है। पूरी रिपोर्ट आ रही है। दूसरी बात, जिस तरह से विश्लेषक महोदय ने कहा, मैं उनसे एक ही सवाल करूंगा। आप भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया गया, ये मेरे शब्द नहीं है। महाराष्ट्र पे आएंगे गुफरान जी, फिर आएंगे। आज झारखंड में बात कर लेते हैं, वहां पे मतदान हुआ। नहीं, ये झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि झारखंड की भी जल जमीन जंगल पर अडानी जी की आंखें हैं। झारखंड की सरकार को गिराने की भी पूरी कोशिश की गई थी। तो अजीत पवार जी जो कि महायुति में हैं, इंडिया भाजपा के गठबंधन में है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जब महाराष्ट्र की सरकार को गिराया गया था तो उस बैठक में अमित शाह के साथ में अडानी भी बैठे थे। इस भ्रष्टाचार के लिए आप जवाब दें। ठीक है, मेरा शब्द नहीं है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अजीत पवार जी ने कहा है। ठीक है, अविरल मलिक साहब जवाब दीजिए इसका। भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, गुफरान जी जवाब ले लीजिए। मलिक जी, ये देखिए, यहाँ पर मौजूद है जेएमएम की स्पोक्स पर्सन भी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े करने का प्रयास किया, कार्य किया, तो मैं सारे जवाब दे देता हूँ। जहां तक बात है अडानी अंबानी की, सवाल नंबर 1, अडानी और अंबानी के संबंध, अभी सिर्फ अडानी की और अजीत पवार की। ठीक है, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, सुन लीजिए गुफरान जी। मैं नहीं बोला था ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, ये डिबेट का तरीका होता है। ठीक है, बोलिए मलिक साहब, बोलिए जी। संक्षेप में। अडानी की तो इस बात को स्पष्ट रूप से इन्हें जान लेना चाहिए। अगर अडानी के विषय पर ये जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की
स्पोक्स पर्सन सुप्रिया ने जवाब नहीं दे पाई थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पी चिदम्बरम जी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने माइक सरका दिया था उनकी ओर, जब प्रेस के भीतर एक मिनट सुनिए, अब आप बोल लीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा, इस तरीके से मैं जवाब नहीं दूंगा। आप जवाब दीजिए। मैं इस तरीके से जवाब नहीं दूंगा, आप बीच बीच में नहीं दूंगा, जवाब है नहीं आप लोगों के पास। आप जितने विश्लेषक गुफरान जी समय कब सुन लीजिए गुफरान जी। अडानी के शब्दों में बात कर रहे हैं आप, अडानी पे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और यही अडानी से झारखंड की जमीनों को भी बचाना है और धारावी की जमीनों को भी बचाना है। अरे भैया, भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ रहे हैं अडानी, सरकार गिरा रहे हैं पैसों के दम पर। झारखंड में भी यही हुआ और झारखंड में भी कोशिश की गई, महाराष्ट्र में ये हुआ। बोले मलिक साहब जी। देखिए, जहाँ तक बात है अडानी की, तेलंगाना की सरकार, कांग्रेस की सरकार एमओयू साइन करती है, गठबंधन करती है। अजीत पवार जी के गुफरान जी बोलने तो दीजिए उनको। गुफरान जी ऐसा कैसे बहस होगी? अजीत पवार आपके गठबंधन में हैं और वो विटनेस है। आदरणीय नवीन जी, मैं आप तो अपने शब्द दूसरों के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुफरान जी सुन लीजिए थोड़ा। अजीत पवार के शब्द हैं नवीन जी, मेरे शब्द नहीं है, अजीत पवार जी के शब्द हैं। बोलिए मलिक साहब। देखिए आदरणीय नवीन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनका माइक म्यूट कर दीजिए, मैं तभी उत्तर दे पाऊंगा। ये बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, जिससे समय बर्बाद हो रहा है। बुलाना बंद कर दीजिए, एक पक्ष बोलिए, पर अडानी पे जवाब नहीं देंगे आप। बोलिए बोल रहा हूँ, समय कम है, बोलिए जल्दी मलिक साहब। अडानी के साथ एमओयू साइन करती है, इसका पहले जवाब दीजिए। नंबर 2, जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी, पहले सुनिए आप पहले सुनिए, बीच में बोलिए, पहले सुनिए। अगर आपने सवाल पूछा है सुनिए कहाँ का भ्रष्टाचार की पहले सवाल सुनिए, आप पहले जवाब सुनिए। देखिए, जहाँ तक जेएमएम की स्पोक्स पर्सन यहाँ मौजूद है, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं बता देता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और आप लोगों ने क्या किया। अरे सुनिए पहले आप नहीं, अरे भाई आप जवाब नहीं लेना चाह रहे हैं, ये क्या तरीका? चलिए ठीक है, ये सवाल जवाब जो है देना नहीं चाहते, एक दूसरे को जो है अपने मतलब की बात, अपनी बातें ही बोलना आप लोगों को अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के सभी मेहमानों का। तो राजधर्म में जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे,
सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। 10 राज्यों में विधानसभा सीटों के उपचुनाव और वायनाड लोकसभा सीट और झारखंड की 43 सीटों पर आज वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा हिंसाई खबरें बंगाल से आईं, जहां टीएमसी नेता की मौत भी हो गई। राजस्थान में एक प्रत्याशी ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के जगतपुर में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके और गोलीबारी की। इसमें उनकी मौत हो गई। वे टीएमसी से पूर्व वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। उधर राजस्थान की बात करें, देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। वे समरावता मतदान केंद्र पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार की बात करें, तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में मारपीट में 6 लोग घायल हुए। एक युवक का सिर फट गया। पुलिस ने बाद में यहां फ्लैग मार्च किया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट की बात करें, वहां वोटिंग पूरी हो गई है। यहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला बीजेपी के नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मोकरी से है। प्रियंका वायनाड में एक बूथ पर पहुंची और लोगों से आज मिली भी। बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो पहले चरण की 43 सीटों में आज वोट डाले गए। पहले चरण की इन सीटों पर करीब 65% वोटिंग हुई है, जबकि 10 सीट ऐसी है जहां 70 से अधिक फीसदी वोटिंग हुई। बड़ा सवाल यह है, बम्पर वोटिंग से क्या संकेत मिलता है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें, सरायकेला खरसावां जिले में सबसे ज्यादा 77% वोट पड़ा और बहरगोड़ा है जहां 76% मतदान हुआ है। तीसरे नंबर पर लोहरदग्गा है जहां भी 73% वोटिंग हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा सीट पर 72%, राजधानी रांची के बांडर सीट पर 72% वोटिंग हुई है। सरायकेला विधानसभा सीट पर 71%, गमला जिले की सिसई विधानसभा सीट पर 71% मतदान हुआ। लोहरदग्गा जिले के बिशुनपुर सीट पर 70% वोटिंग हुई है। पूर्वी सिंहभूम की घाटशिला विधानसभा सीट पर 70% मतदान हुआ। लातेहार में भी करीब 70% वोटिंग हुई है। ये वही इलाके हैं जहां आदिवासी अस्मिता और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने जमकर उछाला था। क्या राज्य की जनता बदलाव की ओर इशारा कर रही है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। कोल्हान में 14 सीट अब भाजपा ही जीतेगा। 14 के 14 भाजपा गठबंधन जो है ना, उसी का जीत है, विजय है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सर, आज चुनाव का दिन है, आप भी वोट डालिए। एक मिनट, आप चुनाव का दिन है, वोट डालने जा रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं आज, क्या अपील करना चाहिए? देखिए, आज हम अब चुनाव सब अपना अधिकार है, वोट देंगे। इसमें क्या चिंता करने की बात? उससे कोई चिंता नहीं, जाना है वोट देना है। सोरेन आते हैं, वो इलाका तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। पिछली बार कोल्हान की 14 सीटों में से 11 है। चंपई सोरेन, जिनको वहां कोल्हान टाइगर कहा जाता है, उन्होंने जेएम के खाते में डाल दी थी और इस बार चंपई बीजेपी में है। क्या बदलाव की लहर चल रही झारखंड में? ये बड़ा सवाल रहेगा।
आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में जो वोटिंग हुई उपचुनाव के लिए, उसमें से 28 सीटें जो हैं विधायकों के सांसद बनने से खाली हो गई थी और 2 के निधन होने से और 1 के दल बदल होने से उपचुनाव कराने पड़े। इनमें 4 सीटें जो है एससी के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित थीं। अगर रिजल्ट की बात करें तो 31 में 18 सीटें जो है विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास थीं और कांग्रेस के पास उसमें से भी 9 सीटें थीं। और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की बात करें तो उसके पास 11 सीटें थी। इनमें 7 विधायक बीजेपी के थे, 2 विधायक दूसरे दलों के थे। तो ये जो सांसद तो 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटें और वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है। बंगाल में हिंसा हुई है। इनमें बात करते मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, राजस्थान की 7 सीटों पर, गुजरात की 1, कर्नाटक के 3, बिहार के 4, सिक्किम की 2 सीटें हैं, असम की 5, मेघालय की 1, छत्तीसगढ़ की 1 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर हिंसा की खबरें आई, जैसे आमतौर पर होता है जब भी चुनाव होता है तो वहाँ जो है हिंसा की खबर जरूर आती है। बंगाल का जो इलाका है वहाँ जो 6 सीटें हैं सिताई कूच बिहार की, वो टीएमसी कब्जे में थी। इसी तरह मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल की टीएमसी के पास, नेहाटी उत्तर 24 परगना की टीएमसी के पास, हारोआ उत्तर 24 परगना टीएमसी के पास, तल डांगरा बांकुरा की टीएमसी के पास, अलीपुर द्वारा की मदारीहाट बीजेपी के पास थी। तो ये जो विधायक थे यहाँ पर सांसद बन गए और उसकी वजह से चुनाव कराना पड़ा। सबसे बड़ा चुनाव झारखंड का हुआ है जहाँ की 43 सीटों पर वोटिंग हुई है। उसमें भी कोल्हान रीजन वही इलाका है जहाँ नरेंद्र मोदी जी गए थे और झारखंड में आदिवासी अस्मिता का सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था आदिवासी जो बांग्लादेश आदिवासी बेटियां हैं उनको बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए जो हैं बरगला रहे हैं। आदिवासी अस्मिता संकट में बड़ा मुद्दा बन गया था झारखंड में। पहले दौर की वोटिंग में क्या असर पड़ा है ये आज संकेत मिला। इसका बहुत कुछ नतीजे जब आएंगे तब से पता लगेगा, लेकिन क्या कुछ हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फूक अपना ना देखिए दिवाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, हो साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। किन्ने जीव जंतुआं दी मिट्टी विच थारे, रुखा पौधिआं ते उत्ते नचदी बहारे। बचे रहन कुग्गियां दे बच्चे साने टाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। वेख धुएं नाल हाल हुंदा कि चुफेरदा, सिखर दुपहर दिसे मंजर हनेरदा। सारी कायनात जापे होई काली काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। मंडी विच पिया सारा झोना विक लैण दे, धरती दा थोड़ा जिहा सां टिक लैण दे। अगली फसल लई एडी कादी काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, हो साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। गुरु नानक देव जी दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਓ। ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀਰਾ ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं।
LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उपचुनाव, जो 10 राज्यों की 31 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। वायनाड लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है लोकसभा सीट पर, और झारखंड की 43 सीटों पर जो वोटिंग हुई है पहले दौर की, उसमें क्या कुछ निकल के आया है। बंगाल में हिंसा क्यों हुई, कोल्हान टाइगर ने क्या जो है बदलाव की कौन सी बयार चलती दिखाई दी, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो खास मेहमान हमारे पास हैं उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अविरल मलिक साहब हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है अविरल जी। गुफरान अंसारी साहब है प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। नीलम मिश्रा जी हैं प्रवक्ता JMM की, बहुत बहुत स्वागत है। और इंदुकान दीक्षित साहब है वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले गुफरान अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। गुफरान अंसारी जी, आज जो है जो 10 राज्यों की जो है 31 सीटों पर उपचुनाव हुए, वायनाड में लोकसभा का उपचुनाव हुआ और झारखंड की 43 सीटों पर उपचुनाव हुए। हिंसा की खबरें केवल बंगाल से आई, और हर बार बंगाल में जहां पर TMC की जो है विधायक ने सीट खाली की थी, उत्तर 24 परगना की 2 सीटों पर बहुत तगड़ी हिंसा हुई है। हर बार वहीं से हिंसा खबरें क्यों आती हैं? हालांकि उनके TMC के कोई साथी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप उनके पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं, तो कुछ बता सकें तो। नहीं नवीन जी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा मजबूत कीजिए। हिंसा मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर भी हुई है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर इलेक्शन थे, और एक जगह तो एक चुनाव के एक दिन पहले गोलियां चलती है, और आज वीडियो जारी होते हैं। सैकड़ों की संख्या में वोटरों को मतदान केंद्र पर जाने से रोका जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश छोटी हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें मर्डर हो गया, हत्या हो गई, उसकी बात कर रहा हूं बंगाल में। अच्छा, आप छोटी छोटी सी, जब तक हत्या नहीं हो जाएगी तब तक आप उसको हिंसा नहीं मानेंगे। तो ये तो आपका मापदंड ही गलत है, क्योंकि हत्या होना, हत्या का प्रयास होना और लोकतंत्र की हत्या होना, ये सारी चीजें एक समान है। मैं नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है वो ठीक है, मैं इसके भी विरोध में हूं कि पश्चिम बंगाल में या अन्य राज्यों में जो हिंसा होती है, लेकिन जिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हिंसा होती है, जहां जनता को वोट डालने से रोका जाता है, जहां पर मतदाताओं को पीटा जाता है, जहां पर नेताओं की गाड़ियों पर पत्थर चलते हैं, तो वहां की हिंसा को आप क्या बोलेंगे? गोलियां चलती है। कल मध्य प्रदेश में गोली चली है नीतू सिकरवार जी और कई कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो ये भी आप देखना पड़ेगा आपको। केवल 2 तरह से भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उस पर भी आपको सवाल उठाने पड़ेंगे। वोटरों को चुनाव और बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा, बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। बंगाल का बता दीजिए, बंगाल में क्या हो रहा है? नहीं, हम अगर बंगाल में हिंसा हो रही है तो बंगाल की हिंसा का भी विरोध करते हैं, और आपको उन सारी जगहों पर विरोध करना पड़ेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की भी हत्या कर रही है और दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मार रही है, जेल में बंद कर रही है और जनता को वोट देने से रोक रही है। ठीक है, तो हम तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? BD शर्मा जी जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए घुस गए दूसरे क्षेत्रों में, आज देखा गया वीडियो में। और शर्मनाक बात यह है कि नेशनल टीवी पर बयान दे रहे थे, दूसरों पर आरोप लगा रहे थे। ठीक है, अविरल मलिक साहब आवाज आ रही है आपको? अविरल मलिक जी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अविरल जी बोलिए, जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से नेशनल टेलीविजन पर ये जो प्रवक्ता हैं ये बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन है, लेकिन जिस प्रकार के आरोप ये लगा रहे हैं, सीनियर एंकर पर लगा रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं नेटवर्क मजबूत करिए, कभी ये आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एंकर को क्या सवाल पूछने चाहिए।
अरे भैया, आप अपना जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए बात। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कम से कम आरोप मत लगाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की पार्टी है। हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं, समाज के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता सब लोग जानते हैं। इसीलिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे भी, कीचड़ उछालने का प्रयास करेंगे भी, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने खूब कीचड़ उछालने का प्रयास किया, खूब आरोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर मोदी सरकार आई और तीसरी बार मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। रही बात जिस प्रकार से मुद्दों की राजनीति की, ये मुद्दों की राजनीति पर बात नहीं करेंगे। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, पश्चिम बंगाल की सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है। पश्चिम बंगाल में ना डेवलपमेंट हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर ना सही से बिजली आती है, ना पेयजल पहुंचता है। और रही बात लोगों की नागरिक सुरक्षा की, लोगों की सुरक्षा की, वो भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी ही होम मिनिस्टर हैं, वही होम मिनिस्ट्री देखती है। तो ममता बनर्जी आखिर क्या करती हैं, उनके राज्य में किस प्रकार का माहौल है, इस पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वो ट्वीट खेलने वाली मुख्यमंत्री के रूप में जो काम कर रही हैं, केवल ट्विटर वार जो करती है, ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा देती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जनता जान चुकी है, लोग जाग चुके हैं कि किस प्रकार से, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडी गठबंधन के किसी भी राजनीतिक दल को उठाकर देख लिया जाए, ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, गरीबी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, महंगाई को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अपने भ्रष्टाचार पर, अपने घोटालों पर, अपनी नाकामियों पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है। नीलम मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही क्या? जी जी बिल्कुल। नीलम मिश्रा जी, झारखंड की 43 सीटों पर भी आज वोट डाले गए हैं और सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई है वो उन आदिवासी इलाकों में हुई है। कोल्हान का इलाका, कोल्हान मंडल की जो 14 सीटें हैं लगातार चर्चा में हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठाया था उन्होंने। वहां से कोल्हान टाइगर जिनको आप कहते हैं, चंपाई सोरेन साहब पूर्व मुख्यमंत्री, उनका इलाका है जिन्होंने पिछली बार आपकी सरकार बनवाई थी, तक 14 में से 11 सीटें वहां से दिलवाई थी। इस बार वहां कुछ मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। कैसे बनेगी सरकार हेमंत जी की? देखिए, मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया वो तो भाजपा को पता चल गया होगा, क्योंकि मिजाज तो बदला हुआ है बिल्कुल। यहाँ के जो झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं, क्षेत्रीय या इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों ने मन बना लिया है। और कोल्हान समेत आज जितने भी 43 सीट पे जो आज चुनाव हुए, पूरे ही जो चुनाव का जो रूपरेखा जो सामने आया, उसमें यही समझ में आया कि पूरी की मतलब जनता पूरी घर से निकल के वोट की है। 65 या 64-65% वोटिंग हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जनता मतलब उत्साहित है वोटिंग के लिए। तो और कोल्हान टाइगर देखिए, कोल्हान टाइगर को कोल्हान मतलब टाइगर हमारे संगठन के कार्यकर्ता टाइगर बनाए थे, वो खुद टाइगर पैदा नहीं हुए थे और ना ही टाइगर कोई खुद बन जाता है। किसी भी दल को टाइगर वहाँ के संगठन ही बनाते हैं, कार्यकर्ता ही बनाते हैं। और जहाँ तक चंपाई सोरेन जी की बात है, उनका तो स्थिति ऐसी है कि उनका वो सीट बचना मुश्किल हो जाएगा, उनको अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए, जिस तरह से चंपाई सोरेन जी पार्टी छोड़ करके गए हैं, बहुत जल्द देखिएगा जिस तरह से कुणाल सारंगी आए, जेपी आए और भी कई लुइस मरांडी समेत देखिए दर्जनों लोग भारतीय जनता पार्टी से भाग के हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। खोखली है जैसे, बिल्कुल जैसे बोलते रोम का बताता ना कि गोबर के ढेर पे महल, भाजपा बस वैसे ही है, गोबर के ढेर पे महल दिखाता है, अंदर बिल्कुल खोखला है, जिसके कारण ही जहाँ भी चुनाव होता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन्हें करनी पड़ती है। बिना हिंदू मुस्लिम धर्म को लाए ये कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, जनता के बीच नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। जो जनता के लिए काम करता है वो काम लेकर के जनता के बीच जाता है। आज हेमंत सोरेन जी अपने काम के बदौलत वोट मांग रहे हैं, वो किसी को पोलराइज नहीं कर रहे, किसी को दिग्भ्रमित नहीं कर रहे, वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। तो ये चीज क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे? इनको चुनाव के टाइम पे घुसपैठिया दिखता है, मुस्लिम दिखता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। झारखंड में उनकी जमीन खिसकी हुई है,
जिसके कारण इस तरह की हरकतों पे वो लोग उतरे थे और पूरी दिल्ली की ताकत झारखंड में लगानी पड़ी थी। एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए 7 मुख्यमंत्रियों को यहाँ आना पड़ा था, आसाम को छोड़ना पड़ा, गुजरात छोड़ना पड़ा, दिल्ली छोड़ना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी का क्या ताकत है और उनका क्या कद है। ठीक है, एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए नीलम जी, ताकत लगाना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में भाजपा की क्या स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। इंदुकांत दीक्षित साहब, बहुत झारखंड की लड़ाई इस बार जो है बहुत, वैसे तो हर बार होती है, 2005 और 2009 में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 2014 में एनडीए जीती थी, बीजेपी ने सरकार बनाई थी और पूरे 5 साल चलाई। उसके बाद 2019 में हेमंत जी ने बीच में जो है कुछ दिनों के गैप के बाद लगभग जेएमएम की पूरी सरकार चली है, जिसमें चंपई सोरेन भी कुछ समय के लिए सीएम रहे हैं। जनता ने पहली बार 5-5 साल की दोनों सरकारों को देख लिया है। अब ये चुनाव था जब उसको ये बताना है कि उसको किसका काम अच्छा लगा। चंपई सोरेन बहुत बड़ा फैक्टर है, कोल्हान टाइगर है, 14 सीटें आती हैं, आज वहां सारी जगह वोटिंग हो गई और बहुत बंपर वोटिंग भी है। 70%, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ये जो जिले आते हैं पूरे, जो है खरसावा का इलाका जो, और सरायकेला, लगातार बंपर वोटिंग हुई। क्या लगता है आपको, यहीं पे मोदी जी ने आदिवासी लड़कियों को, बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं और उनको बरगला के ले जाते हैं, तमाम मुद्दे उठाए थे और जो बहुत गर्म रहे, क्या लगता है आपको? जी नमस्कार नवीन जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए नीलम जी अभी बात कह रही थी कि इतने उत्साह से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर आकर के वोट किए हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से हेमंत जी के पक्ष में हवा है। देखिए ये बातें कहना और हकीकत जमीन पे क्या है, इन दोनों में कई बार बहुत फर्क होता है। और आप नवीन जी जानते हैं, मेरे ख्याल से नीलम जी भी जानते हैं, उनको मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रवक्ता लग रही है। देखिए बड़ी बात क्या है कि आमतौर पे जब लोग बढ़ चढ़ के संख्या में वोट देते हैं तो वो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट माना जाता है, लेकिन ये नियम नहीं है। कई बार इसके विपरीत भी होता है, नीलम जी ठीक कह रहे हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है कि बढ़ चढ़ के अगर वोट दिया जाए तो वो सत्ता बदलने के लिए होता है। दूसरा, नीलम जी की बातों को अगर सही मान लें तो उन्होंने सारे बहुत अच्छे काम किए हैं और भाजपा की जो बत्ती गुल है, तो यही हेमंत सोरेन जो स्वयं जेल में थे और उनके हिसाब से, नीलम जी के हिसाब से भाजपा की केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ बहुत गलत व्यवहार किया था और गलत मामले में उनको जेल में रखा था। फिर उसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में आखिर इनकी पार्टी को, इनके अलायंस को सिर्फ 5 सीटें क्यों मिली? 9 सीटें कैसे चली गई भाजपा और उनके गठबंधन सहयोगियों के पास? तो ये सारी चीजें देखिए जनता बताएगी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आपने गुफरान जी से बात, आप हिंसा का मामला उठाते हैं और ठीक तरह से भाजपा के प्रवक्ता कि आजकल मैं देखता हूँ कि कांग्रेस में खासतौर से ये ट्रेंड है कि अगर उनसे तीखे सवाल पूछे जाए तो वो आपको एंकरिंग का सबक सिखाएंगे, सवाल कैसे पूछे जाए ये बताएंगे, सवाल किससे पूछे जाए ये बताएंगे, न कि उन्होंने देखिए मध्य प्रदेश के हिंसा के, जिसमें आपने बताया कि गोलियां चली, इतने लोग इंजर्ड हुए ये नहीं है, उन्होंने कहा गोलियां चलना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ जब वेस्ट बंगाल की बात आई तो पहले तो उन्होंने हल्के मुंह से रिएक्शन किया, उसके बाद कहते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल अगर हिंसा हुई है, कोई मरा है तो हम उसके भी खिलाफ है। अगर जहाँ पे मौत हो गई वहाँ अगर, और जहाँ पे सिर्फ गोलियां चली वहाँ का स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते हैं। ये बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आमतौर पर अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे चीजों का उदाहरण लेती है। और जहां तक झारखंड की बात से नरेंद्र जी मैं बता दूं, झारखंड में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार में 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के घर से मिलता है और उसका आज तक प्रॉपर जवाब नहीं आया है, जिस तरह से उनके मंत्री जो यहाँ पे कैबिनेट में काम करते थे आलमगीर आलम जी, उनके पीए के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए नकदी मिलती है, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। और जनता में मैंने पूछा लोगों से तो लोगों ने ये माना है कि मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जो करके आते हैं और वो मामला चल रहा है, उनको बेल मिली है। हालांकि वो ये कहते हैं कि इस जंग के कमेंट्स किए हाईकोर्ट ने कि हमको एक तरह से बरी कर दिया गया है। तो देखिए जनता ने ये मान लिया है कि भ्रष्टाचार वाली सरकार है। आपने उदाहरण दिया हम से 5 साल का शासन दिया था रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा को और 5 साल का शासन दिया हेमंत सोरेन को। अब इन दोनों के व्यू में जनता तय करेगी कि इस बार वो किसको शासन में लाना। बिल्कुल, बोले गुफरान जी। जी, मैं
विश्लेषक महोदय की बहुत सारी बातें हाँ, सुन थोड़ा रहा संक्षेप में, जब समय कम है संक्षेप में बोलिए। हाँ, बस संक्षेप में मैं अपनी बात झारखंड के लिए कहूं, क्योंकि लगभग आधी सीटों से ज्यादा पर झारखंड में चुनाव हो गया और लोकतंत्र के महापर्व को आज झारखंड की जनता ने मनाया है। सभी को बधाई। और झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि झारखंड की जो लड़ाई है वो झारखंड के लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई है, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता को अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर जेल में डाला गया उसके बदले की लड़ाई है। झारखंड में आज जिस तरह की वोटिंग हुई है वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह पिछले चरणों में, पिछले चुनावों में वोट मिले हैं उतने भी वोट नहीं मिलने वाले, क्योंकि आदिवासियों ने और झारखंड के हर वंचित वर्गों ने, हर जाति समाज ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भरपूर मतदान किया है, ऐसा हमें विश्वास है। पूरी रिपोर्ट आ रही है। दूसरी बात, जिस तरह से विश्लेषक महोदय ने कहा, मैं उनसे एक ही सवाल करूंगा। आप भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया गया, ये मेरे शब्द नहीं है। महाराष्ट्र पे आएंगे गुफरान जी, फिर आएंगे। आज झारखंड में बात कर लेते हैं, वहां पे मतदान हुआ। नहीं, ये झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि झारखंड की भी जल जमीन जंगल पर अडानी जी की आंखें हैं। झारखंड की सरकार को गिराने की भी पूरी कोशिश की गई थी। तो अजीत पवार जी जो कि महायुति में हैं, इंडिया भाजपा के गठबंधन में है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जब महाराष्ट्र की सरकार को गिराया गया था तो उस बैठक में अमित शाह के साथ में अडानी भी बैठे थे। इस भ्रष्टाचार के लिए आप जवाब दें। ठीक है, मेरा शब्द नहीं है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अजीत पवार जी ने कहा है। ठीक है, अविरल मलिक साहब जवाब दीजिए इसका। भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, गुफरान जी जवाब ले लीजिए। मलिक जी ये देखिए, यहाँ पर मौजूद है जेएमएम की स्पोक्स पर्सन भी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े करने का प्रयास किया, कार्य किया, तो मैं सारे जवाब दे देता हूँ। जहां तक बात है अडानी अंबानी की, सवाल नंबर 1, अडानी और अंबानी के संबंध, अभी सिर्फ अडानी की और अजीत पवार की। ठीक है, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, सुन लीजिए गुफरान जी। मैं नहीं बोला था ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, ये डिबेट का तरीका होता है। ठीक है, बोलिए मलिक साहब, बोलिए जी। संक्षेप में। अडानी की तो इस बात को स्पष्ट रूप से इन्हें जान लेना चाहिए। अगर अडानी के विषय पर ये जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया ने जवाब नहीं दे पाई थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पी चिदम्बरम जी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने माइक सरका दिया था उनकी ओर। जब प्रेस के भीतर एक मिनट सुनिए, अब आप बोल लीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा। इस तरीके से मैं जवाब नहीं दूंगा। आप जवाब दीजिए। मैं इस तरीके से जवाब नहीं दूंगा। आप बीच बीच में नहीं दूंगा, जवाब है नहीं आप लोगों के पास। आप जितने विश्लेषक गुफरान जी समय कब सुन लीजिए गुफरान जी। अडानी के शब्दों में बात कर रहे हैं आप, अडानी पे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और यही अडानी से झारखंड की जमीनों को भी बचाना है और धारावी की जमीनों को भी बचाना है। अरे भैया, भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ रहे हैं अडानी, सरकार गिर रहा है पैसों के दम पर। झारखंड में भी यही हुआ और झारखंड में भी कोशिश की गई, महाराष्ट्र में ये हुआ। बोले मलिक साहब जी। देखिए, जहां तक बात है अडानी की, तेलंगाना की सरकार, कांग्रेस की सरकार एमओयू साइन करती है, गठबंधन करती है। अजीत पवार जी गुफरान जी बोलने तो दीजिए उनको। गुफरान जी ऐसा कैसे बहस होगी? अजीत पवार आपके गठबंधन में हैं और वो विटनेस है। नवीन जी, आप तो अपने शब्द दूसरों के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुफरान जी सुन लीजिए थोड़ा। अजीत पवार के शब्द हैं नवीन जी, मेरे शब्द नहीं है, अजीत पवार जी के शब्द हैं। बोलिए मलिक साहब। देखिए आदरणीय नवीन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनका माइक म्यूट कर दीजिए, मैं तभी उत्तर दे पाऊंगा। ये बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, जिससे समय बर्बाद हो रहा है। बुलाना बंद कर दीजिए, एक पक्ष बोलिए, पर अडानी पे जवाब नहीं देंगे आप। बोलिए बोल रहा हूँ, समय कम है, बोलिए जल्दी मलिक साहब। अडानी के साथ एमओयू साइन करती है, इसका पहले जवाब दीजिए। नंबर 2, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी, पहले सुनिए आप पहले सुनिए, बीच में बोलिए, पहले सुनिए। अगर आपने सवाल पूछा है सुनिए जवाब में, कहाँ का भ्रष्टाचार की पहले सवाल सुनिए। आप पहले जवाब सुनिए। देखिए, जहां तक जेएमएम की स्पोक्स पर्सन यहाँ मौजूद है, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया
कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं बता देता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और आप लोगों ने क्या किया। अरे सुनिए पहले आप नहीं, अरे भाई आप जवाब नहीं लेना चाह रहे हैं, ये क्या तरीका है? चलिए ठीक है, ये सवाल जवाब जो है देना नहीं चाहते, एक दूसरे को जो है अपने मतलब की बात, अपनी बातें ही बोलना आप लोगों को अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।